अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है तमाम देखने वाले इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की फजल करम से आफियत में होंगे। आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है पर्पज़ ऑफ मैरिज वर्सेस लेट मैरिज वर्सेस पीसीओडी वर्सेस रेशो ऑफ इनफर्टिलिटी केसेस। दिस इज़ अ ब्रॉड टॉपिक बट मैं इसको थोड़ा कंसाइज करूंगा। पहले जो पर्पज़ ऑफ मैरिज है वो हम भूल चुके हैं। ये जो पर्पज़ ऑफ मैरिज है इसका क्या एम था, क्या पर्पस था शादी का, ये हमारे पेरेंट्स आज नहीं जानते और ना हम जानते हैं। जो वीडियो बनाने वाला है और जो देखने वाले हैं ये सिर्फ जानते थे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। वो अक्सर जब भी वो देखते थे कि उनका जो पोता है वो बालिग हो गया है, उनकी जो एज है वो मैच्योरिटी में है, यानी एक लड़की में जब एक दादी देखती थी कि उनकी पोती या जो उनके घर में बेटियाँ थी उनमें पीरियड्स आ गए हैं, वो खुशी से झूम उठते थे कि नाउ शी कैन बिकम अ मदर। और जो दादा था जब वो देखता था कि उसका जो लड़के का लड़का है, जब वो देखता था कि वो बड़ा होता रहता है, यानी जब वो देखता था कि उसकी मोची निकलती है, इसमें जो बॉडी जो स्ट्रक्चर्स के जो शेप इसकी चेंज होती है, वो खुश होता था कि अब ये फादर बन सकता था, कि नाउ ही इज़ इन द एज ही कैन बिकम अ फादर। लेकिन आजकल हमारे जो पेरेंट्स हैं वो खुश नहीं होते हैं इसमें, क्योंकि उनका जो मकसद है वो सिर्फ हमारे स्टडी पे चला जाता है, हमारे जो स्टेटस पे चला जाता है। स्टेटस भी इम्पॉर्टेंट है, स्टडी भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले इम्पॉर्टेंट है कि वाई वी आर गोइंग टूवर्ड्स मैच्योरिटी। अगर हमें बच्चा ही रहना था तो हमें क्या ज़रूरी था कि अल्लाह ताला हमें मैच्योर करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक इंसान को इसीलिए मैच्योर की स्टेज रखी है ताकि अब ये रिप्रोडक्शन के काबिल है। और यही रिप्रोडक्शन क्या है, यही एक रीज़न है, पर्पज़ है, एम है एक शादी का, मैरिज का, और जो हम लोग आज भूल चुके हैं। हमने शादी को सिर्फ महज एक ट्रेंड रखा है, रस्म रखा है जो निभाना है। क्या अगर ये सिर्फ एक ट्रेंड है, रस्म है जो निभाना है, क्या हम फिर शादी 25 ईयर्स क्या 45 ईयर्स के बाद भी कर सकते हैं? तब हम क्यों बोलते हैं कि इसकी शादी का ये टाइम नहीं है, वो बूढ़ा है, वो ऐसा है? अगर ये ट्रेंडी है तो फिर करनी तो शादी 85 ईयर्स में, 45 ईयर्स में, जब एक लड़की का मेनोपॉज होता है, वुमेन का जब इसका पीरियड स्टॉप होता है। एक्चुअली जो मैरिज है वो इसका जो पर्पज़ है वो ही रिप्रोडक्शन है। जब बच्चा ही नहीं है तो पर्पज़ यहाँ पे फेल होता है। अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम लेंगे, किसी पोस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर मेरे पास 93 मार्क्स है आउट ऑफ 100, लेकिन मेरी सिलेक्शन नहीं हुई उस पोस्ट के लिए, तो मेरी वो मेहनत ही बेकार है, फजूल है। अगर मैं शादी करूँगा तो यहाँ पे बच्चा नहीं है तो वो बेकार है। हाँ, अल्लाह ताला के लिए कभी आजमाता है तब सब्र करना चाहिए, इन्नल्लाह मअ साबिरीन। लेकिन हम खुद जिम्मेवार है, हम खुद लेट मैरिज करते हैं और फिर हम ब्लेम करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बच्चा नहीं दिया। अल्लाह ताला आजमाता भी है, अल्लाह ताला की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, बच्चा देगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला, लेकिन फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी आपकी शादी की एज है लेकिन हम दूसरे कामों में अपने आप को मशगूल रखते हैं, स्टडी में, फ्यूचर में। तब हमारा फ्यूचर ये होता है कि हम मकान बनाएंगे, मेरे पास जॉब होगा, मैं वहाँ पे बच्चों को प्रोटेक्शन होगा, मेरे पास जॉब होगा तो मैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूंगा, अच्छी तालीम दूंगा, अच्छी ग़िज़ात फराहम करूँगा। जब आपके पास जॉब होता है, मकान होता है, लेकिन तब आपके पास बच्चा ही नहीं होता है तो फिर क्या फ़ायदा? और यही रीज़न है कि जब लेट मैरिज होता है लड़कियों में अक्सर पीसीओडी और पीसीओएस होता है, जो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो सिस्टर्स बनती है ओवरी में अराउंड द ग्राफियन फॉलिक्यूल, और फिर एग ही रिलीज नहीं होता है, तो जो चांसेस होते हैं इनफर्टिलिटी का वो ज़्यादा अराइज होता है, दिन ब दिन अराइज होता है। एंड इनफर्टिलिटी के केसेस जो रेशो है वो पीक लेवल पे है आज। अब देखो अपने सोसाइटी में कितने ऐसे हजरात है, हमारे बहन भाई जिनका बच्चा नहीं है, जो आज डिप्रेशन में है, जिनका पैसा भी चला जाता है, रोज़ टेस्ट करो, रोज़ ये लो, रोज़ ये वाला मेडिसिन लो, घर में ताने, बाहर ताने, सोसाइटी में ताने, क्योंकि अक्सर हम लेट मैरिज करते हैं। और दूसरा हम एक मतलब ख्याल करते हैं कि पहले हमें जॉब होना चाहिए, पहले हमें मकान होना चाहिए, तब हम करेंगे। पीसीओडी और पीसीओएस का यही मेन काज है, लेट मैरिज। और जंक फूड जो अक्सर खाती है हमारी जो बहनें बाहर खाती है, जंक फूड से पोल्यूटेड होता है, अच्छा नहीं होता है, इससे हमारी बॉडी को इन्फेक्शन होता है, और इस इन्फेक्शन की वजह से हमारे जो बड़े ऑर्गन्स है वो इफेक्टेड होते हैं, और फिर उनका जो फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाता है, और फिर कंसीव नहीं होती है, हमारी जो मैरिड सिस्टर होती है वो कंसीव नहीं होती है। लिहाजा ये वीडियो मैं खासकर इन बहन भाइयों और माँ बाप के लिए बनाता हूँ जिनका मकसद होता है कि मैरिज सिर्फ एक रस्म है। नहीं, मैरिज सिर्फ एक रस्म नहीं है, इट इज़ फॉर रिप्रोडक्शन। ये तभी करनी चाहिए जब आपकी बॉडी में ज़रूरत होगी, यानी जब आपकी एज
अच्छी होगी, यानी मेरे हिसाब से 15 से लेकर 22 तक बहुत अच्छी एज है। आफ्टर दैट आप देखो फिर इंटरेस्ट धीरे 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 घटता जाता है, क्योंकि ये आप देखो ओवरी देखो या टेस्टिस देखो, दीज आर लाइक स्प्रिंग्स, जिनको हम चश्मे बोलते हैं। जब चश्मा ही सूख जाएगा तो फिर इंटरेस्ट कहाँ हो जाएगा, कहाँ हमारे पास इंटरेस्ट होगा फिर मैरिज के लिए। और कितने खूब कितने प्यारे थे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, जिनको एक ख्याल रहता था कि मुझे शादी करनी है इनको, क्योंकि उनको पता था कि पर्पज़ ऑफ मैरिज क्या है। बदकिस्मती से हमारे पेरेंट्स अवेयर नहीं है पर्पज़ ऑफ मैरिज के लिए, वो सिर्फ अवेयर है सोसाइटी में मेरा जो बेटे का या बेटी का रिश्ता होगा कहाँ होगा, किस घर में होगा, उनका स्टेटस अच्छा होना चाहिए, मयार अच्छा होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए। अरे मेरे भाई, अरे हमारे पेरेंट्स को कम से कम ये ख्याल करो कि अगर आपकी बेटी को कल बच्चा नहीं होगा, शी विल बी इन द डिप्रेशन, कल उसको वहाँ पे ताने दिया जाएगा, वो बेचारी डिप्रेशन अराइज करके वो सुसाइड करने पे आ जाएगी। वो बेहतर है जब इनकी शादी का एज आ जाएगी। देखो ब्यूटी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, ब्यूटी चली जाती है, ब्यूटी इज़ नॉट ए परमानेंट, इट इज़ टेम्परेरी। इसका तो एक ना एक दिन चला जाएगा। आप देखो जो लेट मैरिज होती है, फिर जब लड़का देखने के लिए आता है लड़की को, तो वो अक्सर रिजेक्ट होता है वो लड़की, क्योंकि जिसकी ब्यूटी है वो चली गई। सेम इज़ द केस विद बॉयज़ के लिए भी यही है। जब वो यंग था, ब्यूटीफुल था, हैंडसम था, तब उसने ज़िंदगी कहीं और ख़राब कर दी। मेहरबानी करके ऐसा जो ट्रेंड है हमारे कश्मीर में खास कर ये दिन ब दिन चला जाता है, क्योंकि हमें निकाह को मुश्किल बना दिया है। लेकिन यहाँ पर रसूलुल्लाह ने फरमाया था, द बेस्ट निकाह इज़ वन विद लीस्ट एक्सपेंसेस, द बेस्ट निकाह इज़ वन विद लीस्ट एक्सपेंसेस, द ब्लेस्ड निकाह इज़ वन विद लीस्ट एक्सपेंसेस। सबसे अच्छा, सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम खर्चा हो जाए। लेकिन हम आज चाहते हैं कि हमारी जो शादियाँ है वो धूमधाम से हो जाएगी, और इस धूमधाम की वजह से हमारी जो लेट मैरिज होती है उसमें फिर ना बच्चा होता है और ना शादी वाली बरकत बनती है। ना बरकत वाली शादी होती है और ना बच्चा होता है, और फिर डिप्रेशन चला जाता है, डिप्रेशन में इंसान चला जाता है, फिर इंसान धीरे धीरे फाइनली इसकी जो दाढ़ी है सब कुछ सफ़ेद हो चला, फिर फाइनली डेथ। मेहरबानी करके इस ट्रेंड को, इस रेशो को आप डिक्रीज कर सकते हो, ये आपके और हमारे हाथों में है। जो हमारे जो रेशो है, जो हमारे बहन भाइयों का रेशो जिनके पास बच्चा नहीं है, वो रेशो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है, वो पीक लेवल पे हो रहा है। हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं, वो आपके हाथों में है, हमारे हाथों में है। अगर हम जल्दी शादी करेंगे, शादी को आसान बनाएंगे, इंशाल्लाह ये जो रेशो है ये दिन ब दिन डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम जंक फूड्स को अवॉइड करेंगे, अगर हम देसी फूड्स को तरजीह देंगे, प्रेफरेंस देंगे, अगर हम डेली एक्टिविटीज़ में अपने माँ बाप को हेल्प करेंगे, ये हमारे बहनों के लिए भी है और हमारे भाइयों के लिए भी। वी हैव टू पार्टिसिपेट इन द डेली वर्क, ताकि हमें एक्सरसाइज हो जाए। जैसे बकर वालों की बेटियाँ, जैसे नोमैडों की बेटियाँ इनको हेल्प करती है, क्या वो मरती है? आप देखो जिनकी भी शादी यंग एज में होती है, आपके अराउंड में आप देखो, आपके सराउंड में आप देखो, इनको कभी ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो कंसीव नहीं हुई है। इनको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती है, इनको सी सेक्शन यानी ऑपरेशन करना पड़ता है कि इनका जो बच्चा वो बाहर निकालेंगे इनको पेट के थ्रू बेली, जिसको हम सी सेक्शन के नाम से करते हैं इनके साथ मेडिकल टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इनकी एज फर्टाइल एज होती है तब। लेकिन लेट मैरिज में ये फर्टाइल एज नहीं रहती है, तब तमाम आर्गन्स के होते इन्फेक्टेड होते हैं, और इस इन्फेक्शन की वजह से फिर कल जो एक सपना होता है हमारी बहनों का, भाइयों का, वो है इसको बाप बनना, उसको माँ बनना। हर किसी को, मर्द को या बहन को, ये सपना होता है कि वो कल बाप या माँ बने। कितनी बदकिस्मत है वो फिर वो मर्द जो कल बाप या माँ नहीं बन सकती। हर किसी का ड्रीम होता है, लेकिन ड्रीम हमारे हाथों में है, अल्लाह ताला के हाथों में भी है डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद हमारे हाथों में भी है। और हाँ, इंशाल्लाह सबको अल्लाह ताला बचा देगा, लेकिन पेशेंस भी रखनी ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी अल्लाह ताला आजमाता है। और यहाँ पे इंसान को ख्याल करना चाहिए कि वो शिरक ना करे, कि वो ऐसे दरबारों में ना जाए कि वो खुद को शर्मसार करे अल्लाह ताला के दरबार में। ऐसा भी ख्याल रखो क्योंकि अल्लाह ताला के भी आजमाता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला आजमाता है, लेकिन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इंशाल्लाह आपको रिवार्ड मिलेगा आखिरत में भी और दुनिया। अब जो हमारे बहनें हैं या भाई हैं जिनकी शादी हुई है लेकिन वो औलाद से नामहरूम है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ वो आपको औलाद सालिहा नसीब करे। लेकिन बहन भाइयों, ये ख्याल करो, ये याद रखो कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और अल्लाह ताला की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की खूबसूरत आयत है कि अल्लाह ताला की रहमत से इंसान कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। लेकिन अलबत्ता इंसान को ये ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला कभी कभी इंसान को आजमाता है, चाहे वो बंदी है या अल्लाह ताला का बंदा है। कभी ये मत सोचो हम किसी के दरबार में चला जाएंगे, वहाँ हम शिरक करेंगे, शिरक करके आएंगे। अल्लाह ताला को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्नल्लाह
मा साबरीन। आप ये याद रखो कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और ये भी याद रखो इन्ना शिर्कुन ला ज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा गुनाह है वो शिरक है। शिरक को छोड़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको देगा। दुआएं मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद सालिह नसीब करेगा, वैसे ही करेगा नसीब जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने औलाद ही सालिह नसीब किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।